अस्सलाम एवरीवन। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे और आप लोगों का रमज़ान और ऑनलाइन क्लासेस जो हैं वो अच्छी चल रही होंगी। तो हमारे जो प्रॉब्लम सेट्स हैं, ये जो हमारे लेक्चर्स हैं इनको मैं प्रॉब्लम सेट्स कह रहा हूँ। जो हमारी टीए वाले लेक्चर्स हैं, इसमें ये है कि आज मैं बेसिक प्रोबेबिलिटी के कुछ क्वेश्चन से शुरू करूँगा, क्योंकि बेसिक प्रोबेबिलिटी आना बहुत ज़रूरी है और आगे बेसिक प्रोबेबिलिटी के ना बहुत सारे आपको रूल्स इस्तेमाल करने पड़ेंगे। तो जो पिछले लेक्चर में मैंने जो पहला लेक्चर था मेरा, वो जिन्होंने लिया है जिन्होंने नहीं लिया कोई बात नहीं, उसमें मैंने थोड़ी सी बेसिक्स क्वांटम मैकेनिक्स की बताई थी और आप लोगों को एक ओवरव्यू दिया था ताकि आपको पता चले कि आप आगे आने क्या वाला है क्वांटम मैकेनिक्स में। आज हम एक्चुअल प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टार्ट करेंगे और आज की जो प्रॉब्लम्स होंगी वो प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड होंगी, वो क्वांटम मैकेनिक्स से रिलेटेड नहीं होंगी। फिर जो अगली प्रॉब्लम होगी ना अगली क्लास में, वो आप लोगों के जो मोमेंटम ऑपरेटर है और जो एनर्जी ऑपरेटर है उससे रिलेटेड होंगी। तो क्योंकि वो आप लोगों को करवा दिया गया क्लास में, तो मैं अगली जो है ऑपरेटर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स करवाऊंगा। तो अभी हम प्रोबेबिलिटी की प्रॉब्लम्स पे स्टार्ट करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी की हम ना प्रोबेबिलिटी को दो तरीकों से वैसे देख सकते हैं। एक हमारे पास डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी होती है, दो टाइप्स होती हैं प्रोबेबिलिटी की। तो टुडे वी विल स्टार्ट विद प्रोबेबिलिटी। ठीक है, आप लोगों को जो क्वांटम मैकेनिक्स में जिस तरह प्रोबेबिलिटीज यूज होती है ना, वो मैं आप लोगों को यूज करना सिखाऊंगा। तो वी विल स्टार्ट विद प्रोबेबिलिटीज। और प्रोबेबिलिटी की जो एक हमारी जो पहली टाइप है वो ये है कि जब आपके पास डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी या डिस्क्रीट वेरिएबल्स जब हो तो। ठीक है, डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी से मेरा क्या मुराद है, वो ये है कि जब आप लोगों के पास जो आपका वेरिएबल हो ना जिसको आप स्टडी कर रहे हो, वो डिस्क्रीट वैल्यूज ले सकता हो। अब इसमें आप लोगों का जो डिस्क्रीट वेरिएबल होता है वो क्या होता है, लेट मी टेल यू गाइस अबाउट डिस्क्रीट वेरिएबल। तो एक डिस्क्रीट वेरिएबल एक ऐसा वेरिएबल होता है जो डिस्क्रीट वैल्यूज ले सकता है। जैसे अगर मैं x को एक डिस्क्रीट वेरिएबल कहूँ और x जो है वो कॉइन फ्लिप से रिलेटेड है, तो ये दो वैल्यूज ले सकता है, या टेल्स ले सकता है या हेड ले सकता है। उसी तरह अगर मेरा x जो हो ये डाइस रोल हो, तो फिर ये कौन सी वैल्यूज ले सकता है, ये वैल्यूज ले सकता है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और 6 तक ही ले सकता है, इससे आगे नहीं ले सकता। तो हमारा जो डाई है, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में क्या होता है कि आपके पास जो एनर्जीज होती हैं, जैसे एक हाइड्रोजन एटम की एनर्जी है वो भी तो डिस्क्रीट वैल्यूज ले सकती है, और किसी हार्मोनिक ऑसिलेटर की कोई एनर्जी है वो भी डिस्क्रीट वैल्यूज ले सकती है। आपने पढ़ा होगा कि हाइड्रोजन एटम के जो एनर्जीज होती हैं वो क्वांटाइज्ड होती हैं। तो हाइड्रोजन एटम की जो एनर्जीज होती हैं, वो पहला शेल 13.6 ले सकता है एनर्जी, दूसरा शेल -13.6/2 स्क्वायर एनर्जी ले सकता है। उसी तरह ये हाइड्रोजन एटम की एनर्जीज होते हैं, ये आपको पता होना जरूरी नहीं है, मैं वैसे ही एक मिसाल दे रहा हूँ। उसी तरह जब आप लोग हार्मोनिक ऑसिलेटर पढ़ेंगे तब भी आप देखेंगे, तो क्वांटम मैकेनिक्स में भी आप लोग देखेंगे कि एनर्जी भी जो है ना पार्टिकल्स की, वो डिस्क्रीट होती है। सिस्टम्स की जो एनर्जी होती है, तो इस वजह से डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटीज हमारे पास क्वांटम मैकेनिक्स में भी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ठीक है, तो हमारे जो वेरिएबल्स होते हैं, एनर्जी हो सकता है डिस्क्रीट वेरिएबल, कुछ भी हमारा डिस्क्रीट वेरिएबल हो सकता है, ये हमारे सिस्टम पे डिपेंड करता है। तो अब प्रोबेबिलिटी को किस तरीके से हम डिफाइन करते हैं, प्रोबेबिलिटी को हम कहते हैं कि टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स, अगर मैं उनको एन कह दूं, कैपिटल एन, तो अगर मैं, और इंटरेस्टेड इवेंट्स, तो ये एन अगर मेरे पास है कि जिन इवेंट्स में मैं इंटरेस्टेड हूँ, जिस चीज में इंटरेस्टेड इवेंट्स, यानी वो इवेंट्स जिनमें हम इंटरेस्टेड हैं, और एन जो है वो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स होता है। तो इस तरीके से हम डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी को डिफाइन करते हैं, या फिर अगर हम वेरिएबल की टर्म्स में भी इसको सोच सकते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से है कि लेट्स टेक एन एग्जांपल। तो अगर हम डाई रोल की बात करें तो एग्जांपल्स इसकी करते हैं। तो ये मैं जल्दी जल्दी करवाऊंगा, मुझे पता है बेसिक प्रोबेबिलिटीज आप लोगों को स्टैट्स में भी आती हैं और वैसे भी स्टैटिस्टिकल फिजिक्स में भी, और स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट उसमें भी करवाई गई हैं। तो लेट्स गो थ्रू इट क्विकली। तो इसमें क्या होगा, लेट्स लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ अ डाइस रोल। तो एक डाइस रोल में क्या होता है, एक डाइस रोल में इस तरीके से होता है कि अगर हम एक डाई में रोल करता हूँ और मैं कहता हूँ कि जी 2 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो 2 एक इवेंट है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कितने हो सकते थे, या 1 आ सकता था, या 2 आ सकते थे, 3 या 4 या 5 या 6। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कितने हो सकते थे, हमारे पास 6 हो सकते थे। उसमें से हम किस इवेंट में इंटरेस्टेड हैं, कि 2 आने में इंटरेस्टेड हैं। तो इवेंट कितना है, एक है। तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, अगर फेयर डाई है हमारे पास, तो इसकी प्रोबेबिलिटी स्मॉल एन 1 होगा कि हम एक इवेंट में इंटरेस्टेड हैं, और टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कितने हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं। 6 वैल्यूज आ सकती हैं, और हर वैल्यू की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/6 होगी। ठीक है, अगर वो डाई वेटेड नहीं है, तो अगर वो डाई हमने बिल्कुल एक फेयर डाई ली है। ठीक है, तो इस तरीके से हम फिर ये प्रोबेबिलिटी बता सकते हैं। इसी तरह कॉइन फ्लिप की अगर मैं प्रोबेबिलिटी फाइंड करना चाहूँ, तो मेरे पास एक कॉइन है,
जो हेड्स भी हो सकता है और वो टेल्स भी हो सकता है। इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी मेरे पास? तो इसकी प्रोबेबिलिटी भी यही होगी कि अगर मेरे पास दो इवेंट्स हैं, हेड या टेल्स, और दोनों में से किसी एक के आने की प्रोबेबिलिटी होगी 1/2, क्योंकि इंटरेस्टेड इवेंट्स, कि मैं एक इवेंट में इंटरेस्टेड हूँ, डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ इवेंट्स। तो ये डाइस रोल के लिए और कॉइन के लिए जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी होती है हेड या टेल्स आने की, वो होती है 1/2। ठीक है। तो इधर हम फिर ब्रैकेट में लिख लेते होते हैं, नीचे लिख लेते थे कि हम किस चीज़ की प्रोबेबिलिटी में इंटरेस्टेड, तो हम वैल्यू 2 आने की प्रोबेबिलिटी में इंटरेस्टेड थे, और इधर हम लेट्स सपोज हेड्स की प्रोबेबिलिटी में इंटरेस्टेड थे, तो हम एच लिख लेंगे। ठीक है। तो ये आप लोग बार बार कर चुके हैं, इसलिए मैं इसकी किसी कितनी कोई खास डिटेल में नहीं जाऊंगा। तो इस तरीके से हम सिस्टम को देखकर प्रोबेबिलिटीज डिफाइन कर सकते हैं। अब प्रोबेबिलिटी का जो सबसे इंपॉर्टेंट रूल जो होता है वो क्या होता है? वो ये होता है कि अगर आपके पास एक सिस्टम की जितने भी इवेंट्स हैं उन सबकी प्रोबेबिलिटीज आ गई है ना, तो उन सारे प्रोबेबिलिटीज का जो सम होता है वो हमेशा 1 आता है। इसको हम इस तरीके से लिखते होते हैं कि समेशन आई और पी आई, किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है, अगर हम उस सारे इवेंट, पी आई मेरे पास कोई एक इवेंट है, अगर जैसे P1 जो हो सकता है वो 1 आना हो सकता है, P2 2 आना हो सकता है, तो इसमें जो इवेंट्स की प्रोबेबिलिटीज है मेरे पास, वो समेशन इनकी क्या होनी चाहिए, प्रोबेबिलिटीज की, वो 1 होनी चाहिए। जैसे कि अगर मैं डाई के केस में देखूं तो मेरे पास 1/6 प्लस 1/6, यानी P1 आने की प्रोबेबिलिटी, 2 आने की प्रोबेबिलिटी, प्लस P3 आने की प्रोबेबिलिटी, प्लस P4 आने की प्रोबेबिलिटी, प्लस P5, यानी उसके जो छक्का जो है उसके जो वैल्यूज हैं ये 6 आ जाए, 6 तक हो सकती हैं। तो ये 1/6, 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6, तो ये जब 6 टाइम्स ऐड हो जाएगा तो हमारे पास ये 6 इंटू 1/6 और ये मेरे पास 1 आ जाएगा। इसी तरह ये हमेशा हर केस में ये डिस्क्रीट के ये चीज़ वैल्यूएबल होती है कि हमारे पास जो प्रोबेबिलिटीज का सम है ये 1 आ जाता है। ठीक है। अब हम एवरेज वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है क्वांटम मैकेनिक्स में। हम इसको एवरेज वैल्यू भी कहते हैं और इसको एक्सपेक्टेशन वैल्यू भी कहते हैं। तो एवरेज वैल्यू या फिर इसको हम एक्सपेक्टेशन वैल्यू कहते हैं। एवरेज वैल्यू, एक्सपेक्टेशन वैल्यू हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं? इसको हम लिखते इस तरह होते हैं कि जिस वेरिएबल की हमें, या जिस जो रैंडम वेरिएबल है, जब प्रोबेबिलिटीज की हम बात करते हैं ना, तो जब हम वेरिएबल्स को रैंडम वेरिएबल्स कहते हैं, क्योंकि जैसे अगर कॉइन है हमारा तो हेड या टेल आ सकता है, तो हेड या टेल एक, तो हमारा जो वेरिएबल है ये रैंडम है, वो हेड्स भी ले सकता है वैल्यू, टेल्स भी ले सकता है। तो इतना जब हम बात करते हैं उसकी कॉइन डाई रोल की, तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 वैल्यूज आ सकती हैं, और इनमें से कोई भी वैल्यूज आ सकती है। तो ये जो वेरिएबल है जिसमें ये सारी वैल्यू स्टोर्ड है 1 2 3 4 5 6, वो क्या होता है? रैंडम वेरिएबल होता है। तो हम एवरेज वैल्यू इस तरह डिफाइन करते हैं कि ये होती है समेशन, ठीक है, वैल्यू, जो वेरिएबल की वैल्यू होती है, टाइम्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट वेरिएबल। ठीक है। इसको हम किसी भी वेरिएबल की एवरेज वैल्यू कहते हैं। और ये समेशन होती है आई पर। जैसे अगर मैं डाई रोल की एग्जांपल लूं, तो अगर मैं डाइस रोल की बात करूं और मैं वापस वाइट पेन पे शिफ्ट कर दूं, तो डाइस रोल में हमारे पास क्या वैल्यू, एवरेज वैल्यू होगी, यानी कि ऑन एवरेज कौन सा आना चाहिए हमारे पास? 6 आना चाहिए ऑन एवरेज, 2 आना चाहिए, 1 आना चाहिए, 3 आना चाहिए, ये हमें डाई रोल पे एवरेज वैल्यू कौन सी है? तो हम इसको किस तरह से देख सकते हैं कि हर किसी की प्रोबेबिलिटी 1/6 है, तो 1/6 इंटू 1, यानी एक्स आई पहला समेशन का पहला 1, प्लस 2 इंटू 1/6, प्लस 3 इंटू 1/6, प्लस 4 इंटू 1/6, प्लस 5 इंटू 1/6, प्लस 6 इंटू 1/6। तो ये हमारे पास इस तरीके से एवरेज वैल्यू हो सकती है। मैंने क्या किया, इस समेशन को मैंने खोला, यानी x1, यानी वो वैल्यू जो कि पहली वैल्यू 1 है, px1, उसकी प्रोबेबिलिटी, प्लस x2, फिर px2, फिर उसकी प्रोबेबिलिटी, प्लस एंड सो ऑन। तो इस तरीके से हम एवरेज वैल्यूज डिफाइन कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है ना। और एवरेज वैल्यू होती है कि भाई हमारे पास जितनी भी वैल्यूज हैं, कौन सी वैल्यू है जिसके जो जो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऑन द, अगर हम एक्सपेरिमेंट, एवरेज एक्सपेरिमेंट करें, तो कौन सी वैल्यू है जो हम सबसे ज्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उसे हम मीन वैल्यू कहते हैं। ठीक है। तो इसको हम फिर x को हम फिर इस तरीके से इसको कैलकुलेट मैं नहीं करता, लेकिन इसको थोड़ा सा मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ, तो ये 2/3 या 1/3 हो जाएगा, ये 1/2 प्लस 2/3 प्लस 5/6 प्लस 1। तो इसको आप लोग ऐड करके देख लीजिएगा, और ये आप मुझे और आप खुद चेक करिएगा कि क्या रिजल्ट आता है। ये 1 से 6 के दरमियान, ये 2 से 4 के दरमियान आना चाहिए ना ये रिजल्ट, क्योंकि हमारी जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू है, एवरेज वैल्यू है, वो कहीं उधर ही कहीं लाई करनी चाहिए।
क्योंकि दरमियान में हमारे पास 3 आता है, लेकिन 3 वैल्यू काफ़ी छोटी है क्योंकि सबकी एक जितनी प्रोबेबिलिटी है, तो ये 4 से 5 के दरमियान कहीं है हमारे पास रिजल्ट आएगा। खैर इसकी इंट्यूशन पर इतना जाने की, आप लोगों को इतना इसकी इंट्यूशन पे इतना जाने की जरूरत नहीं है, बस ये इसका नाम ही इसकी इंट्यूशन है कि वो जो मीन वैल्यू, जो एवरेज वैल्यू हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन अ लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, वो हमारे पास एवरेज वैल्यू होती है। और एवरेज वैल्यू के लिए हरगिज ज़रूरी नहीं है कि वो हमारे पास ऐसी कोई वैल्यू हो जो हमारे पास रिजल्ट हो, जैसे 1 2 3 4 5 6 आ सकता है रिजल्ट, ठीक है, हमारे रैंडम वेरिएबल का, लेकिन एवरेज वैल्यू आएगी कोई 4.6 5.2, इस तरीके की भी एवरेज वैल्यू आ सकती है। यानी एवरेज वैल्यू के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो उन्हीं वैल्यूज़ में से एक वैल्यू हो जो हमारा रैंडम वेरिएबल ले सकता है, वो बस कोई दरमियान की वेटेड प्रोबेबिलिस्टिक वैल्यू बताती है। तो अगर हम कॉइन फ्लिप की वैसे बात करें तो लेट्स टॉक अबाउट कॉइन फ्लिप फ्लिप की एग्जांपल भी कर लेते हैं एवरेज वैल्यू के लिए। तो अगर मैं हेड्स को कहूँ कि ये 1 वैल्यू लेता है और टेल जो है हमारा 0 वैल्यू ले लेता है, तो इसकी भी हम एवरेज वैल्यू फिर निकाल सकते हैं। इसको हम रैंडम वेरिएबल एक्स कह देते हैं, तो इसकी भी जो एवरेज वैल्यू होगी वो होगी एक्स आई पी ऑफ एक्स आई। और ये हमारे पास किस तरीके से आएगी, 1 आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 है, टेल्स आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 है, तो x1 px1 प्लस x2 px2। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 1 × 1/2, ये हेड आ गया, x1 में हेड को कह रहा हूँ और x2 में टेल को कह रहा हूँ, प्लस 0 × 1/2, और ये हमारे पास 1/2 आ जाएगी। अब देखें 1/2 हमारी एवरेज वैल्यू, यानी जब हम बहुत सारे कॉइन फ्लिप्स करते हैं तो ऑन एवरेज हमारे पास कौन सी वैल्यू आती है, लेकिन ना हेड 1 को कॉरेस्पॉन्ड करता है ना टेल 1/2 को कॉरेस्पॉन्ड करती है। हेड 1 है और टी 0 है, ये तो हमारे रैंडम वेरिएबल में वैल्यू ही नहीं है। ये असल में ये बता रहा है कि एवरेज वैल्यू आपकी 1/2 है, यानी आप ऑन द एवरेज जो है वो हाफ टाइम्स आपके पास एच आता है और हाफ टाइम आपके पास टी आता है, तो इस वजह से जो आपकी एवरेज वैल्यू है, जो वेटेड एवरेज है, वो आपकी 1/2 तकरीबन आ रही है। ठीक है, अब फिजिकल सिस्टम्स में भी हम इसके एक फिजिकल एग्जांपल भी हम ले लेते हैं। तो लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ अ हाइड्रोजन एटम। ये अभी आपको इसकी फिजिक्स पता होना जरूरी नहीं है, मैं बस एक एग्जांपल ले रहा हूँ, इसको बस प्योरली एक प्रोबेबिलिटी की प्रॉब्लम की तरह सोचें, ना कि इसको एक फिजिकल सिस्टम की प्रॉब्लम की तरह सोचें। तो ये एक फिजिकल एग्जांपल लेते हैं, लेट्स सपोज, लेट्स टेक अ फिजिकल एग्जांपल। फिजिकल एग्जांपल मेरे पास ये है कि आपका एक हाइड्रोजन एटम है जिसका एक प्लस दरमियान में एक प्लस न्यूट्रॉन होता है, और आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो 3 शेल्स में हो सकता है, ठीक है, एक फर्स्ट शेल, और हर शेल एक n की वैल्यू को कॉरेस्पॉन्ड करता है ना। फर्स्ट शेल n=1 होता है, सेकंड शेल होता है n=2, और जो थर्ड शेल होता है उसको हम n=3 कहते होते हैं, ठीक है। अब हम एक साइंटिस्ट है जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है, ठीक है, अब वो कहता है कि जो इलेक्ट्रॉन है ना, वो इन तीनों में से किसी भी शेल में हो सकता है, और तीनों में से किसी भी शेल में होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो इक्वल है, ठीक है। द इलेक्ट्रॉन कैन बी इन एनी वन ऑफ दीज 3 शेल्स, और तीनों में से जो शेल्स के होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो इक्वल है। तो मैं इन शेल्स को नाम दे देता हूँ 1 2 3 नाम दे देता हूँ। तो यानी फर्स्ट शेल में होने की प्रोबेबिलिटी भी 1/3 है, सेकंड शेल में होने की प्रोबेबिलिटी भी इलेक्ट्रॉन के 1/3, उसको नहीं पता इलेक्ट्रॉन किस शेल में, वो जब तक एक्सपेरिमेंट नहीं करता वो नहीं बता सकता, और थर्ड शेल में होने की प्रोबेबिलिटी भी 1/3 है, ठीक है। हमने बस एक एग्जांपल ले लिया। अब वो कहता है कि फिर इसकी एवरेज सिस्टम है हमारे पास हाइड्रोजन एटम का 3 शेल्स वाला, इसकी मुझे एनर्जी की एवरेज वैल्यू बताओ कि इसकी एवरेज वैल्यू ऑफ एनर्जी क्या होगी। अब आपको जब तक फॉर्मूला पता है ना एवरेज वैल्यू का, तो आप इसकी एनर्जी भी निकाल सकते हैं ऑन एवरेज। तो आप इसकी एनर्जी किस तरीके से निकालेंगे, तो आपको पता है कि एनर्जी जो होगी वो फर्स्ट शेल की वो होगी -13.6, ठीक है। इस -13.6 को हम एक नाम दे देते हैं, लेट्स कॉल -13.6 एज ई नॉट, ताकि हमें माइनस भी ना यूज करना पड़े और नंबर भी ना यूज करना पड़े, तो इसको मैं ई नॉट कह देता हूँ, ठीक है। इन जनरल किसी भी शेल में होने की जो एनर्जी की वैल्यू होती है वो -13.6/n² होती है, ठीक है। ये आप एफएससी में भी पढ़ चुके हैं, और अगर नहीं भी पढ़ा तो बस ये अभी प्रॉब्लम एक समझ लेंगे, मैं आप लोगों को एक प्रॉब्लम करा रहा हूँ कि मैंने आपको हाइड्रोजन एटम का बता दिया, और मैंने ये भी बता दिया कि इसकी एनर्जी की वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं। तो E0 हमारे पास, E1 हमारे पास क्या है -13.6, को मैंने ई नॉट का नाम दे दिया, ठीक है। E2 हमारे पास फिर क्या होगी -13.6/2², क्योंकि n² है ना, तो इसकी जो वैल्यू होगी ये E0/2 होगी। और उसी तरह थर्ड शेल में जो एनर्जी होती है हमारे पास वो होगी E0/2,
9, ठीक है। अब मैं इसकी एवरेज वैल्यू बड़े आराम से निकाल सकता हूँ और ई नॉट की टर्म्स में ही निकाल लेंगे, बाद में आप इस ई नॉट की वैल्यू पुट करके आप लोग बता भी सकते हैं मुझे कि क्या एवरेज वैल्यू आई। तो एनर्जी की अब हमें एवरेज वैल्यू चाहिए, तो एवरेज वैल्यू मैंने अभी आपको बता दिया कि कैसे आती है, पी आई टाइम्स ई आई। अब हमारा वेरिएबल जो है वो एनर्जी है ना, तो हम अब एनर्जी की वैल्यूज यूज करेंगे, एनर्जी की वैल्यूज हम यूज करेंगे। और पी आई क्या है कि इस एनर्जी की प्रोबेबिलिटी क्या है, और एनर्जी की भी वही प्रोबेबिलिटी होगी जो शेल में होने की प्रोबेबिलिटी होगी, क्योंकि हर शेल के साथ एक एनर्जी कोरिस्पॉन्ड करती है। तो इसको फिर आप किस तरीके से लिख सकते हैं, इसको अगर मैं समेशन खोलूं तो ये होगा ई नॉट ओवर 1/3 प्लस ई नॉट इंटू ई नॉट ओवर 2, सॉरी यहाँ पे 4 आना चाहिए ना, 2 स्क्वायर है तो 4 हो जाएगा, ई नॉट ओवर 4 इंटू 1/3 प्लस ई नॉट ओवर 9, क्योंकि थर्ड शेल की जो प्रोबेबिलिटी है वो ई नॉट ओवर 9 है, टाइम्स और ये मैंने समेशन खोली है बस, ठीक है। ये आप लोगों को याद होना चाहिए कि समेशन है ई नॉट ओवर 9 और इसकी भी जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/3 है, ठीक है। ये प्रोबेबिलिटीज मैंने मल्टीप्लाई कर दी हैं और ये मैंने एनर्जीज मल्टीप्लाई कर दी हैं। तो आप देख सकते हैं कि फिजिकल जो सिस्टम है, जो क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम है, जैसे हाइड्रोजन एटम है, इसके अंदर भी ये इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारी जो प्रोबेबिलिटीज हैं। तो ये मैंने एक फिजिकल क्वांटम सिस्टम से भी मिसाल दे दी। इस सिस्टम के बारे में आपको पता होना जरूरी नहीं है, बस आपको ये पता होना जरूरी है कि ये देखिए मैं एवरेज वैल्यूज को किस तरीके से अप्लाई कर रहा हूँ। तो अब एवरेज वैल्यू जो है वो किसी फंक्शन की भी निकाली जा सकती है, तो अगला हमारा यही टॉपिक है। तो एवरेज वैल्यू ऑफ अ फंक्शन, तो हम किसी भी फंक्शन की भी एवरेज वैल्यू निकाल सकते हैं। अब किसी फंक्शन की हम एवरेज वैल्यू किस तरीके से निकाल सकते हैं कि हम इस तरीके से उसको लिखते हैं। एवरेज वैल्यू को हमेशा इसी तरीके के साइन से लिखा जाता है, एफ ऑफ एक्स इसको मैं कह देता हूँ, ठीक है। और एफ ऑफ एक्स होगा उसी रैंडम वेरिएबल का फंक्शन, यानी वो फंक्शन किस तरीके का हो सकता है, वो एक्स स्क्वेयर हो सकता है, यानी मैं एक्स आई स्क्वेयर की एवरेज वैल्यू लेना चाहूँ, मैं एनर्जी स्क्वेयर की एवरेज वैल्यू लेना चाहूँ, या जो डाई के जो रोल्स हैं मैं उनके स्क्वेयर्स की एवरेज वैल्यू लेना चाहूँ। तो ये हम किस तरीके से निकाल सकते हैं, ये एफ ऑफ एक्स होता है, इसका भी फॉर्मूला वही होता है, एफ ऑफ एक्स आई, यानी समेशन आई एफ ऑफ एक्स आई पी ऑफ एक्स आई, ठीक है। अब मैं एक एग्जांपल, जैसे मैंने एक्स स्क्वायर की एग्जांपल दी है, तो कि अगर हमारा जो फंक्शन हो वो एक्स आई स्क्वायर हो, मुझे एक्स स्क्वायर की एवरेज वैल्यू चाहिए, तो मैं इधर एक्स स्क्वायर सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, और इसको हम किस तरीके से खोलेंगे, ये होगा समेशन एक्स आई स्क्वेयर, एक्स आई उसकी मुख्तलिफ वैल्यूज हैं जो रैंडम वेरिएबल ले सकता है, और प्रोबेबिलिटीज वही आएंगी, प्रोबेबिलिटीज का स्क्वायर नहीं लेना, बस वो फंक्शन उस पर अप्लाई कर देना है और समेशन खोल देनी है। तो जैसे अगर हम ये डाई रोल के बारे में बात करें, दोबारा डाई रोल की एग्जांपल लें, तो उसके अंदर ये किस तरीके से होगा, ये होगा एक्स वन स्क्वेयर पी एक्स वन प्लस एक्स टू स्क्वेयर पी एक्स टू प्लस एंड सो ऑन, ये एक्स सिक्स तक जाएगा, ठीक है, एक्स सिक्स स्क्वेयर पी एक्स सिक्स। और इसको आप लिखेंगे कैसे, ये होगा 1 स्क्वेयर इंटू 1/6 प्लस 2 स्क्वेयर इंटू 1/6 प्लस अप टू ऑन, ये होगा 6 स्क्वेयर इंटू 1/6, ठीक है। तो ये मुझे कैलकुलेट करके आप लोगों ने बताना है, जब हमारा मंडे को एक्चुअल लेक्चर होगा तो मैं आप लोगों से पूछूंगा कि भाई आप लोगों को जो मैंने बीच बीच में प्रॉब्लम्स दी हैं वो आप लोगों ने कैलकुलेट की हैं या नहीं की हैं, ठीक है। तो मुझे ना ये चाहिए आप लोगों से, ये जो मैं चीज़ें छोड़ रहा हूँ ना, तो मुझे आप लोगों से कैलकुलेट की हुई चाहिए। चलें अब हम एक और कॉन्सेप्ट करते हैं जिस कॉन्सेप्ट को वेरिएंस कहते हैं। मैं उसका भी बस फॉर्मूला बताऊंगा और हल्की सी उसकी इंट्यूशन दे दूंगा अल्फाज अल्फाज में, लेकिन मैं उससे कोई प्रॉब्लम नहीं सॉल्व करूंगा, क्योंकि अभी जिस तरीके से मैंने आपको करवा दी है तो वेरिएंस आप लोगों को ऐसे ही समझ आ जाएगा। वेरिएंस का फॉर्मूला होता है, आपने फॉर्मूला याद रखना है और आपको अप्लाई करना आना चाहिए, ठीक है। तो अब हम एक कॉन्सेप्ट कर रहे हैं वेरिएंस का, ठीक है। वेरिएंस का जो फॉर्मूला होता है वो, उसको एक तो वेरिएंस को हम लिखते इस तरह है डेल्टा एक्स, ठीक है। और इसका फॉर्मूला ये होता है कि एक्स स्क्वेयर की एवरेज वैल्यू माइनस एक्स की जो एवरेज वैल्यू है उसका स्क्वायर, दिस इज द फॉर्मूला फॉर वेरिएंस, ठीक है। और वेरिएंस को डेल्टा एक्स स्क्वायर लिखते होते हैं, आई एम सॉरी, डेल्टा एक्स जो होता है वो स्टैंडर्ड डिविएशन होती है, इसको हम डेल्टा एक्स स्क्वायर कहते होते हैं। अब ये आप लोगों का होमवर्क है, इससे मैं कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहा, ये आप लोगों का होमवर्क है कि डाई के लिए देखें आप लोगों के पास एक्स स्क्वायर भी निकल आया है और ऊपर मैंने एक्स की एवरेज वैल्यू भी निकाली है उसका स्क्वायर लेके। तो होमवर्क है फाइंड दिस फाइंड दिस वेरिएंस और डाई रोल, ठीक है। और मैं क्योंकि टीचर हूं तो टीचर हमेशा आसान काम करता होता है, मैं ये उसके लिए आप लोगों को निकाल कर दे देता हूँ, कॉइन फ्लिप के लिए मैं आप लोगों को ये निकाल के देता हूँ। तो हमारे पास जो वेरिएंस है
वो किस तरीके से हम निकालेंगे। और इसको हम स्टैंडर्ड डिविएशन भी कह देते हैं। अगर मैं इसका स्क्वायर रूट ले लूँ ना, तो वो भी बिल्कुल इसी से डिराइव हुआ हुआ कॉन्सेप्ट है। अगर मैं इसको स्क्वायर रूट ले लूँ तो यहाँ से स्क्वायर खत्म हो जाएगा, ये डेल्टा एक्स आ जाएगा, और ये हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। और ये फिजिकली क्या बताता है, ये जब आप कैलकुलेट करते हैं ना, इसकी वैल्यू जितनी बड़ी होती है वो वैल्यू हमें बताती है कि ऑन द एवरेज जो आपकी प्रोबेबिलिटी है ना, जो उसका ग्राफ है उसमें स्प्रेड कितना है। बाकी जितनी भी वैल्यूज आ सकती है ना, वो मीन वैल्यू से ऑन एवरेज कितनी दूर है, ये वो बताता है। जितनी बड़ी इसकी वैल्यू होगी ना, ये बताएगी जब हम बाकी जो वैल्यूज हैं, जो जो वैल्यूज आ सकती हैं, जैसे एक कॉइन फ्लिप है उसमें 1 से लेकर 6 तक वैल्यूज आ सकती हैं, और मीन वैल्यू कोई 4 या 5 होगी, ठीक है। तो अब वन, तो जो स्टैंडर्ड डिविएशन जितनी बड़ी आएगी ना, उसका मतलब होगा कि जो मीन वैल्यू आ रही है, बाकी सारी वैल्यूज उससे ऑन एवरेज उतना ज्यादा दूर है। जितनी बड़ी वैल्यू होगी स्टैंडर्ड डिविएशन की, उतना ज्यादा आपको पता चलेगा कि आपकी प्रोबेबिलिटी ग्राफ में स्प्रेड कितना है, या ऑन द एवरेज जो है आपकी जो मीन वैल्यू से बाकी वैल्यूज कितनी दूर है। इसके फॉर्मूले से ये देख के पता नहीं चल सकता, लेकिन बस मैं आप लोगों को ये इंट्यूशन दे रहा हूँ कि जब आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट करें तो उसके बड़े छोटे होने से आपने ये सोचना है। तो हम कॉइन फ्लिप के लिए लेट्स कंप्यूट वेरिएंस फॉर कॉइन फ्लिप। तो कॉइन फ्लिप के लिए जो एवरेज वैल्यू थी वो हमने फाइंड की हुई है, वो 1/2 है। तो इसकी स्क्वेयर्ड एवरेज वैल्यू भी, स्क्वायर की भी एवरेज वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक्स आई स्क्वेयर पी ऑफ एक्स आई, और ये हमारे पास समेशन भी आएगी, तो हमारे पास 1 स्क्वेयर्ड इंटू 1/2 प्लस 0 स्क्वेयर्ड इंटू 1/2 है। हेड्स और टेल्स को मैं 1 और 2 कह रहा हूँ। तो ये हमारे पास आ जाएगा जी, एक्स स्क्वेयर्ड की जो मीन वैल्यू है ये हमारे पास आ जाएगी 1/2। ओके, ठीक है। तो अब हम इसकी वेरिएंस फाइंड कर लेते हैं। तो वेरिएंस जो होगी डेल्टा एक्स स्क्वेयर्ड, वो हमारे पास होगी एक्स स्क्वेयर्ड जो कि है 1/2 माइनस 1/2 का स्क्वेयर्ड, क्योंकि ये हमारे पास क्या आ गया है, एक्स स्क्वेयर आ गया है, और ये मैंने मीन वैल्यू जो 1/2 है उसका स्क्वेयर लेना है। तो हो जाएगा 1/2 माइनस 1/4, और ये मेरे ख्याल में कितना होता है, ये होता है 4 - 2/8, ये भी 1/4 आ जाता है, ठीक है। तो ये आप लोगों को वेरिएंस जो है वो निकालनी आनी चाहिए, ठीक है। और इसकी जो स्टैंडर्ड डिविएशन होगी वो कितनी होगी, जो खाली डेल्टा एक्स होगा वो इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, वो 1/2 होगा। ठीक हो गया। तो अब आप लोगों ने कॉइन फ्लिप की हर हाल में, सॉरी, जो डाई है उसकी हर हाल में निकालनी है। तो ये आप लोगों को के लिए जो है ना, एक तो होमवर्क प्रॉब्लम है। दूसरा मैं एक और होमवर्क प्रॉब्लम्स भी मैं आप लोगों को असाइन करूंगा, जो आप लोगों ने खुद सॉल्व करनी है। वो होमवर्क प्रॉब्लम्स मैं आपके CR GR को भेज दूंगा। वो होमवर्क प्रॉब्लम्स आप लोग खुद सॉल्व करेंगे, और उन होमवर्क प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके फिर मेरे साथ आप लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगर आप लोगों से वो सॉल्व नहीं होंगी तो हम जो ऑनलाइन लेक्चर रखेंगे ना मंडे को, तो उसमें फिर मैं आप लोगों से वो होमवर्क प्रॉब्लम्स डिस्कस कर लूंगा। तो दिस वाज ऑल अबाउट डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी। आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी होती क्या है। फिर डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी जो होती है उसको आप उसके साथ एवरेज वैल्यूज कैसे निकाल सकते हैं, और आप लोगों को वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन आनी चाहिए। बस क्वांटम मैकेनिक्स में इतना ही आना चाहिए, कोई आपको इससे ज्यादा प्रोबेबिलिटीज का पता होना जरूरी नहीं है। और अगर कुछ और प्रोबेबिलिटीज का पता होना इससे ज्यादा, डिस्क्रीट के बारे में अगर इससे ज्यादा पता होना जरूरी नहीं है, और अगर डिस्क्रीट के बारे में इससे कुछ और ज्यादा पता होना आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होगा, तो वो भी मैं कमिंग लेक्चर्स में आप लोगों को बता दूंगा। मगर अभी हमारी बात खत्म नहीं हुई, अभी हमारा ये आधा लेक्चर हुआ है, क्योंकि अभी हमने कॉन्टिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को स्टडी करना है। तो हमारे पास आना चाहिए continuous probability distribution, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो आपका रैंडम वेरिएबल होता है ना, वो कोई भी वैल्यू ले सकता है, ठीक है। अब क्वांटम मैकेनिक्स में एक कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल क्या हो सकता है। लेट सपोज आपने एक इलेक्ट्रॉन लिया है, ठीक है, और उसको ना ऐसे एक डब्बे के अंदर बंद कर दिया, और उस डब्बे की लेंथ है 0 से L तक। आपको नहीं पता भाई वो इलेक्ट्रॉन किधर है, वो इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। आप नहीं बता सकते कि वो इलेक्ट्रॉन किधर है, क्योंकि आपने वो डब्बा खोल के नहीं देखा। लेकिन किसी तरह आपको मैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बता देता हूँ कि भाई ज्यादा से ज्यादा चांस है कि हमारा इलेक्ट्रॉन इधर है, दरमियान में होने का कोई चांस नहीं है, और फिर हमारे पास एक और चांस है कि भाई हमारा इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर है, ठीक है।
तो ये एक तरीके की डिस्ट्रीब्यूशन मैं आपको दे सकता हूँ। मैं आप लोगों को एक और तरीके की डिस्ट्रीब्यूशन दे सकता हूँ कि 0 से L तक तमाम वैल्यूज ले सकता है ना, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूस है, लेंथ तो कॉन्टिन्यूस होती है, 0 भी आ सकता है, 0.3 भी आ सकता है। मैं आप लोगों को इस तरीके की डिस्ट्रीब्यूशन दे देता हूँ कि भाई दरमियान में होने का, L/2 पे होने का चांस सबसे ज्यादा है। तो आप यूँ समझें कि मैं एक्स एक्सिस पर प्रोबेबिलिटी डिस्कस कर रहा हूँ किसी एक्स पर होने की, और इधर मेरा एक्स एक्सिस है, ठीक है, और ये डब्बा मैंने ऐसे ही बनाया। तो सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी मैं कह देता हूँ कि दरमियान में होने की है। वो जो दरमियान कहाँ होगा, अगर 0 है, एक एक्सट्रीम L है, दूसरा एक्सट्रीम तो L/2 दरमियान में होगा, तो मैं कहता हूँ सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी दरमियान में होने की है। और उसमें जो है हमारे पास अ, हमारा इलेक्ट्रॉन इस तरीके से भी बिहेव कर सकता है, और इस तरीके से भी बिहेव कर सकता है। वो आपके सिस्टम पे डिपेंड करेगा कि आपने किस तरीके से सिस्टम प्रिपेयर किया है, उस सिस्टम की एनर्जी क्या है। ये जो इसको हम कहते हैं हम पार्टिकल इन अ बॉक्स वाला प्रॉब्लम, और इसको हम बड़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी बस मैं आपको एक कॉन्टिन्यूस वेरिएबल की मिसाल दे रहा हूँ कि जैसे ये जो पोजीशन है इलेक्ट्रॉन की, वो एक कॉन्टिन्यूस वेरिएबल हो सकती है। उसी तरह वेलोसिटी गैस पार्टिकल्स की, आपके पास एक कंटेनर है, उसके अंदर बहुत सारे गैस पार्टिकल्स हैं, उनकी क्या ऑन एवरेज तो नहीं, एक गैस पार्टिकल की कौन कौन सी वेलोसिटीज हो सकती हैं। जाहिर से पता वो इन्फिनिट वेलोसिटी भी नहीं हो सकती और बिल्कुल जीरो वेलोसिटी भी नहीं हो सकती, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी ना। जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा एक गैस मॉलिक्यूल, उतनी ज्यादा उस वही वेलोसिटीज ले सकेगा, और हर वेलोसिटी की वैल्यू की एक अपनी प्रोबेबिलिटी होगी। तो वो भी एक कॉन्टिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। तो ये दो मैंने मिसालें दी हैं कॉन्टिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की। तो कॉन्टिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की मैथमेटिक्स किस तरीके से चेंज होती है, तो वो कुछ इस तरीके से चेंज होती है कि सबसे पहली बात तो ये है कि आप पहले पी को लिखते थे एक्स आई, ठीक है, अब हम पी को लिखेंगे जी पी एक्स, यानी किसी पी एक्स के आने की प्रोबेबिलिटी। और इसको हम फिर प्रोबेबिलिटी नहीं कहते होते, इसको हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कहते होते हैं। तो वी कॉल इट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। तो बस एक ये हम फर्क करते होते हैं कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कहते होते हैं, लेकिन ये भी टेक्निकली यही बता रही है कि किसी एक वैल्यू के आने की जो प्रोबेबिलिटी है, एक्स फर्ज करें L/2 है, तो L/2 हाफ पर होने के इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी जो है वो क्या है। तो सबसे पहला रूल क्या होता है प्रोबेबिलिटी का डिस्क्रीट में ये रूल होता है कि एक्स आई जो रैंडम वेरिएबल है उन सब की प्रोबेबिलिटीज को अगर हम ऐड करें तो वो 1 के बराबर आनी चाहिए। तो इसमें क्या रूल बन जाता है, ये इसमें ये रूल बन जाता है कि अगर हम इंटीग्रेट करें तमाम हमारे वेरिएबल कॉन्टिन्यूस वेरिएबल की वैल्यूज पर, इनके समेशन जो है ये जाकर इंटीग्रेशन बनती होती है कॉन्टिन्यूस उस पर, तो ये 1 के बराबर आना चाहिए, ठीक है। तो आप लोगों को सबसे इंपॉर्टेंट रूल ये होता है, और कोई भी कॉन्टिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को आपने तब तक यूज नहीं करना जब तक आप ये कंफर्म नहीं कर लेते कि वो जो है उसका जो इंटेग्रल है वो 1 के बराबर आता है कि नहीं आता, ठीक है। अभी मैं आप लोगों को एक प्रॉब्लम भी सॉल्व कराऊंगा, उससे भी आप लोगों को ये श्योर हो जाएगा। तो लेट्स सपोज कि कोई मुझे कहता है कि मैंने ना एक इलेक्ट्रॉन को, कोई क्वांटम मैकेनिक है, ठीक है, क्वांटम मैकेनिक भी तो एक मैकेनिक ही होता है ना, जो क्वांटम दुनिया के प्रॉब्लम सॉल्व करता है। एक आम मैकेनिक जो होता है वो गाड़ियों की प्रॉब्लम सॉल्व करता है। तो अगर कोई बंदा है, कोई क्वांटम मैकेनिक का कोई साइंटिस्ट है, वो मुझे कहता है कि यार मैंने ना एक इलेक्ट्रॉन को डब्बे में बंद कर दिया है, ठीक है, तो मेरे पास एक डब्बा है, उसकी लेंथ है 0 से L तक, ठीक है, और मैंने ना उसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी फाइंड कर ली है, कितना चांस है कि वो किस जगह पर होगा, और वो कुछ इस तरीके की है, यानी वो साइन कर्व जैसी है 0 से L तक, क्योंकि अगर मैं इसको कंटिन्यू करूँ तो ये एक साइन कर्व बन जाएगी ना। तो वो कहता है कि ये मेरे पास, उसने खुद ही मुझे कह दिया, उसने कहा कि ये मेरी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ A² साइन स्क्वेयर पाई ओवर L एक्स, ठीक है। उसने कहा अब ये ना सोचेंगे, इससे डरने की भी जरूरत नहीं, बस एक एक्सप्रेशन है ना। उसने कहा कि ये मेरा प्रोबेबिलिटी का एक्सप्रेशन है, और ये वैलिड कहाँ से कहाँ तक है, ये सिर्फ 0 से L तक वैलिड है। हमें हमारे इंटीग्रेशन की लिमिट्स भी मिल गई। आपने ये जरूर देखना है कि आपका जो प्रॉब्लम है, जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, वो कहाँ से कहाँ तक वैलिड है। वो आपको बताएगा कि आपने इंटीग्रेशन की लिमिट्स कौन सी डालनी है। आगे क्वांटम मैकेनिक्स में जाके आप बहुत सारे प्रॉब्लम करेंगे, कोई प्रॉब्लम 0 से इन्फिनिटी तक वैलिड होगा, कोई प्रॉब्लम -इन्फिनिटी से माइनस प्लस इन्फिनिटी तक वैलिड होगा, कोई प्रॉब्लम 0 से L तक वैलिड होगा। तो आपने ये जरूर ध्यान में रखना है कि आपको क्या बताया जा रहा है, कि आपका कौन सा जो जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है वो कहाँ तक वैलिड है, ठीक है। तो 0 से L तक वो कहता है कि ये डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। वो कहता है ये मेरे पास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, अब चलो इससे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं कि ना किसी जगह की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। मैं कहता हूँ नहीं, इतनी जल्दी नहीं करना है ऐसे, क्योंकि पहले हमें ये श्योर करना है कि एक A² की वैल्यू क्या है, ठीक है। हमें ये मेक श्योर करना है कि A² की वैल्यू हमें पता हो, और हमें ये मेक श्योर करना है कि
और हमें क्या मेक श्योर करना है, हमने ये मेक श्योर करना है कि जो प्रोबेबिलिटी का जो 0 से L तक, अगर ये वाकई प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है तो 0 से L तक इसकी जो इंटीग्रेशन है वो 1 के बराबर आनी चाहिए। आपने कोई प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन तब तक यूज नहीं करनी जब तक आप उसको इंटीग्रेशन करके 1 के बराबर पुट ना कर दें। ठीक है, वो जो कॉन्स्टेंट्स होंगे ना, कभी यहाँ पर C लिखा होगा, कभी B लिखा होगा, कभी A लिखा होगा, अब कभी A स्क्वायर लिखा होगा, तो क्वांटम मैकेनिक्स में बार बार ये देखेंगे तो जो कॉन्स्टेंट्स होंगे उनकी वैल्यूज जो है वो उसी कंडीशन को अप्लाई करने से आप मालूम करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इस कंडीशन को कहते होते हैं नॉर्मलाइजेशन कंडीशन। सबसे पहले आपने ये कंडीशन अप्लाई करनी है। ठीक है, तो ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन तो मैं कहता हूँ नहीं, अभी हम इससे कोई प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, अभी हम इसको नॉर्मलाइज करेंगे पहले। यानी कि इस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का जब मैं इंटेग्रल लूंगा 0 से L तक p ऑफ x dx का, जो मैंने इंटेग्रल लिया ये होगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर पाई ओवर एल एक्स, ठीक है, डी एक्स होगा ये। ठीक है ना, तो ये किस चीज के बराबर आना चाहिए, ये 1 के बराबर आना चाहिए। ठीक है, और लिमिट्स मुझे कैसे पता चली 0 से L तक, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वैलिड ही 0 से L तक है, क्योंकि वो जो पार्टिकल है वो डब्बे से बाहर हो ही नहीं सकता, माइनस इन्फिनिटी से 0 तक वो पार्टिकल हो ही नहीं सकता, वो डब्बे में बंद है, और L से इन्फिनिटी तक भी वो पार्टिकल नहीं हो सकता, वो डब्बे में बंद है। इसलिए जो इंटीग्रेशन की लिमिट्स हैं वो 0 से L तक आएंगी। अब बस आप लोगों ने ये इंटीग्रेशन करनी है। चलिए, आज पहला पहला लेक्चर है तो ये इंटीग्रेशन मैं कर लेता हूँ, तो बाकी जिसको इंटीग्रेशन आती है वो ये पार्ट स्किप भी कर सकता है। तो ये जो हमारे पास जो इसकी जो इंटीग्रेशन बनेगी वो इस तरह होगी, ए स्क्वायर फिर 0 से L, तो अभी मैं सिर्फ इसकी जो है वो लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलता हूँ, तो ए स्क्वायर 0 से L तक, और ये हमारे पास साइन स्क्वायर पाई ओवर एल एक्स डी एक्स। तो सबसे पहले हम हाफ एंगल आइडेंटिटी लगाएंगे। हाफ एंगल आइडेंटिटी क्या होगी, ए स्क्वायर 0 से L, और हमारे पास आएगा 1/2 माइनस 1/2 कॉस 2 पाई, क्योंकि हाफ एंगल आइडेंटिटी इस तरह होती है ना, 2 पाई ओवर एल एक्स, तो ये कुछ बनेगा 2 पाई 2 पाई ओवर एल एक्स, और यहाँ हमारे पास आ जाएगा डी एक्स। ठीक है ना, तो ये आप लोगों ने अब इसको इंटीग्रेट कर देना है। तो अगर मैं इस पर इंटीग्रल परफॉर्म करूँ तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर 1/2 का इंटीग्रल आएगा 1/2 एक्स। ठीक है, और माइनस कॉस का क्या आएगा, ये 1/2 तो ऐसे ही रहेगा, 2 पाई ओवर एल नीचे आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, तो 2 पाई, और एल नीचे लिखने के बजाय मैं एल को ऊपर लिख देता हूँ, तो ये एल आ गया, और ये कॉस क्या बन जाएगा, ये साइन बन जाएगा, साइन 2 पाई ओवर एल एक्स। ठीक है, और ये जो लिमिट्स हैं ये हमारे पास इस तरह 0 से L तक आ जाएंगी। अब अगर हम इसके अंदर ये लिमिट्स पुट करें तो L पुट करने से हमारे पास क्या आएगा, ए स्क्वेयर, ये आ जाएगा L/2। ठीक है, और माइनस L/4 पाई। मगर अगर मैं साइन के अंदर ये लिमिट्स पुट करूंगा, पहले अगर मैं L पुट करूं तो ये हो जाएगा माइनस साइन 2 पाई L/L, और ये L से L कटेगा तो ये चीज 0 आ जाएगी। ठीक है, और जो दूसरी लिमिट होगी वो क्या होगी, माइनस, यहाँ पर भी L/4 पाई तो आएगा, दूसरी लिमिट क्या आएगी, माइनस साइन और 0 आएगा, क्योंकि फिर हम x की जगह 0 पुट करेंगे और ये भी 0 होता है। ठीक है, तो ये दूसरी टर्म तो 0 हो जाएगी, तो हमारे पास सिर्फ क्या आ जाएगा, ए स्क्वेयर और L/2, और कंडीशन क्या थी इस पर कि ये 1 के बराबर होना चाहिए, तो ए स्क्वेयर L/2 इज इक्वल्स टू 1 होना चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ से ए स्क्वेयर की वैल्यू आ जाएगी कि ए स्क्वेयर जो हमारा कांस्टेंट है वो 2/L के बराबर है, और यहाँ से हम ए भी निकाल सकते हैं, वो √2/L के बराबर है, और एक बड़ा फेमस रिजल्ट है क्वांटम मैकेनिक्स। जब आप पार्टिकल इन बॉक्स करेंगे आपको 1,00,000 बार ये करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास ए स्क्वेयर की जो वैल्यू है वो आ गई है। तो अब हमारी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमें मालूम हो गया कि हमने इस पर वो कंडीशन अप्लाई कर दी है जो एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाती है। अब हम इससे मुख्तलिफ प्रोबेबिलिटीज निकाल सकते हैं और हम ये कह सकते हैं कि ये वाकई ही एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। तो ये हो जाएगा 2/L साइन स्क्वेयर पाई ओवर एल एक्स। ठीक है, तो हमारे पास अब हम इससे एक और काम भी कर लेते हैं कि एवरेज वैल्यू भी निकाल लेते हैं। मैं भाई आप लोगों से ये पूछता हूँ कि एक्स की जो एवरेज वैल्यू है, कि एवरेज पोजीशन कौन सी इलेक्ट्रॉन की, गिवन के ये हमारी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब एवरेज वैल्यू मैं पहले कैसे लिखता था, समेशन एक्स आई पी ऑफ एक्स आई। अब क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा इंटेग्रल ऑफ एक्स पी ऑफ एक्स डी एक्स।
अब हम इस तरीके से एवरेज वैल्यूज लिखा करेंगे, ठीक है, जब ये डिस्क्रीट से कॉन्टिन्यूस में हम चले जाएंगे। तो अब मुझसे मेरा दोस्त पूछता है कि यार अच्छा इसकी एवरेज वैल्यू क्या है, तो चले हम इसकी एवरेज वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो अगर मैं इसकी एवरेज वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करूंगा तो वो मैंने किस तरीके से करना है, मैं ये पूरा इंटीग्रल सॉल्व नहीं करूंगा, तो मैं आप लोगों पे छोड़ूंगा कि ये पूरा इंटीग्रल आप लोग खुद सॉल्व करें। इंटीग्रेशन की वैल्यू हुई 0 से L तक आप लेंगे, ठीक है, यहाँ पर x की जगह x ही आएगा क्योंकि पोजीशन की बात कर रहा हूँ और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है 2/L साइन स्क्वायर पाई ओवर L x डी एक्स, ठीक हो गया। तो अब ये आप लोगों ने इस तरीके से लिख लेना है। अब इसको किस तरीके से सॉल्व करना है मैं आपको एक बता देता हूँ आप लोगों को, लेकिन मैं सॉल्व नहीं करूंगा, फिर मैं आप लोगों को एक आंसर इसका आंसर बता दूंगा कि 0 से L इधर भी आपने डबल एंगल आइडेंटिटी यूज करनी है। 2/L तो कांस्टेंट है तो ये इंटीग्रल से हम बाहर निकाल देते हैं और ये बन जाएगा x, और फिर आपने बाकी पे डबल एंगल आइडेंटिटी यूज कर लेनी है साइन स्क्वायर पे, तो ये वही 1/2 फिर माइनस 1/2 कॉस 2 पाई ओवर L एक्स हो जाएगा, ठीक है। ये आप लोगों ने, अगर किसी को इंटीग्रेशन नहीं आती फिर तो अल्लाह ही मालिक है, फिर सीख लें आप इंटीग्रेशन की जो टेक्निक्स होती हैं। तो ये हो जाएगा और ये 2/L, और फिर आप एक्स अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे 0 से L, तो एक्स अंदर मल्टीप्लाई किया तो 1/2 x माइनस 1/2 x कॉस 2 पाई ओवर L एक्स डी एक्स आ जाएगा। और मेरा सजेशन आप लोगों के लिए कि इतनी कॉम्प्लिकेटेड इंटीग्रेशन एक साथ ना किया करें, आप इसको दो इंटीग्रल्स में डिवाइड कर लें। एक होगा 0 से L 1/2 x डी एक्स, एक ये इंटीग्रल होगा, और दूसरा हमारा इंटीग्रल होगा प्लस प्लस तो नहीं, खैर माइनस है हमारे पास, माइनस 1/2, 1/2 को मैं बाहर लिख लेता हूँ, 0 से L x कॉस 2 पाई ओवर L एक्स डी एक्स, ठीक है। तो ये हमारे पास इंटीग्रेशन होंगे जो हमें सॉल्व करनी होंगी। तो अब ये है कि ये जो इंटीग्रेशन है ना, ये आप लोग प्रोडक्ट रूल से सॉल्व करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट से सॉल्व करेंगे, और ये मैं आप लोगों को अभी बता रहा हूँ, मैंने तो इधर अपने नोट्स में सॉल्व की हुई है, लेकिन आप लोग खुद ये सॉल्व कीजिएगा। ये वाला जो इंटीग्रल है ये जीरो हो जाएगा, आप लोग ये बाय पार्ट्स लगाकर सॉल्व करके देखिएगा ईमानदारी से, तो ये आप लोगों के पास जीरो आ जाएगा। बस ये वाला हमारा जो इंटीग्रल है ये बचेगा, तो ये हो जाएगा 2/L, और 0 से L तक अगर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये 1/2 x² हो जाएगा, और फिर हम इसमें लिमिट्स पुट कर देंगे 0 से L तक, ये हो जाएगा 2/L और 1/2 L²/2, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, L² से L कैंसिल हो गया, तो L/2 हमारा जवाब आ रहा है। यानी कि ये बात क्या बता रहा है कि ऑन एवरेज हमारा पार्टिकल किधर पाया जाएगा, एट उस डब्बे के ना बीच में पाया जा रहा है। तो इट काइंड ऑफ मेक सेंस कि अगर वो 0 से लेकर L तक पार्टिकल मूव कर सकता है तो डब्बे के बीच में ऑन एवरेज जो हमारा पार्टिकल पाया जाएगा वो डब्बे के बीच में पाया जाएगा, बिल्कुल ठीक है। खैर हम इसके नॉन इंट्यूटिव रिजल्ट्स भी होंगे क्वांटम मैकेनिक्स के, वो भी हम देखेंगे, लेकिन आज के लेक्चर में ना मैथमेटिकल टेक्निक्स आप लोगों को सिखाना बहुत ज़रूरी था। तो होपफुली आप लोगों को लेक्चर समझ आया होगा। कोई चीज़ नहीं समझ आई तो वो आप लोग जो है मुझसे पूछ सकते हैं मंडे वाले दिन। और ये है कि मैं आप लोगों को प्रॉब्लम्स अभी असाइन करूंगा जो आप लोगों ने खुद सॉल्व करनी होंगी, उसमें जो आप लोगों को मसले आएंगे वो आप लोग मुझसे फिर मंडे वाले दिन डिस्कस करेंगे। मैं आप लोगों के CRGR को वो PDF भेज दूंगा प्रॉब्लम्स की, ठीक है। तो आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट लेक्चर।